मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि लोगों से मुख्तलिफ मामलों पर बातचीत हुई। हमारे नुमाइंदे रिफत अब्दुल्ला ने मुख्तार अब्बास नकवी से बात की। डल लेक में है और हमारे साथ है यूनियन मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी जो आज यहाँ पे दौरे पे आए हैं। मुख्तार साहब, आज आपने यहाँ पे भी संबोधित किया, खासतौर से जो यहाँ पे लोगों से आप मिले, तो किन चीज़ों पे बात हुई? देखिए, यहाँ पर जो लोगों से अलग अलग जो इश्यूज थे, खासतौर से यहाँ पे तरक्की से रिलेटेड इश्यूज थे, लोगों के रोजगार से रिलेटेड इश्यूज थे, स्वास्थ्य से, हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हैं। इन तमाम मुद्दों पर जो है वो जो सरकार, केंद्र सरकार तमाम बड़े लेवल पर पैकेज दे रही है, उसके बारे में हुआ। और उसके अलावा मैं शिकारे में जो शिकारे वाले हैं, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है हमारे जो टूरिज्म है उसको अट्रैक्ट करने का। उनके भी साथ बैठे, उनके साथ भी बैठ करके बात कर रहे हैं। तो खासतौर से क्या मकसद है जिस तरीके से 36 मिनिस्टर्स यहाँ पे आ रहे हैं? आपने भी ये कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है, खास मकसद इसका क्या? संपर्क है, संवाद है, और साथ ही साथ जो लोगों के विकास से जुड़े हुए चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचे, ये एक उसको जो है सुनिश्चित करना। तो लोगों ने क्या कुछ कहा, क्या उम्मीदें हैं? वेरी पॉजिटिव रिस्पांस, और लोगों को इस बात का एहसास है कि ये जो बदलाव है वो उनकी बेहतरी के लिए। तो 370 की जो बात हुई, खासतौर से अब एब्रोगेशन हो गया 370 का, उसके बाद अभी स्टेटहुड की बात है या बाकी इश्यूज हैं? क्या मरकजी सरकार इस पर? सभी लोग जानते हैं 370 जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की 370 समस्याओं की जड़ थी, वो खत्म हुई है और लोगों के लिए तरक्की का रास्ता स्टेट पॉजिटिव रेस्पॉन्स इनको दिया है। अब देखना होगा इनके दौरे के बाद यहाँ पे क्या कुछ किया जाएगा, खासतौर से डेवलपमेंट के हवाले से। अभी ये बात भी है कि अभी काफी सारे पॉलिटिशियंस वो बंद है, खासतौर से 3 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो हैं वो अभी बंद है, जिनमें उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती भी हैं, और साथ ही अभी भी इंटरनेट सर्विस बंद है। हालांकि अभी मुख्तार अब्बास नकवी जल्दी में थे, सारे सवालों के अभी जवाब नहीं दिए। तो ऐसे में अब देखना होगा कि इनके यहाँ आने से, क्योंकि बताया जा रहा है कि 36 मिनिस्टर विजिट करेंगे, अभी तक तो ज्यादा जिस तरीके से कांग्रेस का कहना है कि जम्मू में फोकस रहा है, तो मुख्तार अब्बास नकवी आज यहां पे आए और कौन से मिनिस्टर आएंगे और उसका यहां पे क्या प्रभाव होगा वो देखने वाली बात होगी। कैमरामैन शफी के साथ रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया से। लखनऊ में शहरियत कानून की हिमायत में रैली से अमित शाह ने खिताब करते हुए कहा कि जितना चाहे एहतजाज हो, शहरियत कानून किसी भी सूरत में वापस नहीं लिया जाएगा। अमित शाह ने अपोजिशन को इस कानून पर बहस करने की चुनौती दी। नागरिकता संशोधन कानून लेकर सीएए लेकर आए और इस सीएए के खिलाफ ये राहुल बाबा एंड कंपनी, ममता, अखिलेश जी, बहन मायावती, कम्युनिस्ट, सारी की सारी ब्रिगेड सीएए के खिलाफ काऊ 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 कर रही है। और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। मुनव्वर राना की बेटियां लखनऊ में शहरियत कानून और एनआरसी के खिलाफ हो रहे एहतजाज में शामिल हुई थीं, जिसके बाद दफा 144 की खिलाफ वर्जी के इल्जाम में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस की इस कार्रवाई पर मुनव्वर राना ने कहा कि अगर खवातीन का जमा होना गलत था तो अमित शाह की रैली में लाखों लोगों की शिरकत भी जुर्म है। अच्छा नहीं है। 144 का जो तमाशा बताया जा रहा है, 144 जब नहीं था तब ये एजिटेशन शुरू हुआ था, इसके बाद 144 लगाया गया। ठीक है, 144 में अगर ये गुनाह कर रही थी तो फिर ये भी मान लेना चाहिए कि जब जब किसी शहर में कोई शाह आता है तो फ़कीर और उसके बेटे बेटियां गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, वो उन्हें परेशान किया जाता है। तो यहाँ भी दिल्ली से एक शाह आए और उनके आने की खुशी में, उनके आने की मोहब्बत में, उनके आने की वजह से हुकूमत ने दिखाने के लिए हमारी बेटियों के नाम एफआईआर में दर्ज करवा दिए। ये सिर्फ लखनऊ के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए शर्म की बात है कि वो लड़कियां जो शादीशुदा हैं, जो अपने शौहर के साथ रहती हैं, उनके नाम के साथ हमारा नाम लगाकर बाकायदा सब अखबारों में सब दिया जा रहा है। तो ये अफसोस की बात है और मुझे शर्म आती है कि मैं इस मौजू पर मुझसे गुफ्तगू की जा रही है। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि
कि अगर ये 500, 600, 400, 2000 लड़कियों का बैठना गलत है, तो फिर ये जो 1 लाख का मजमा आज अमित शाह के आने पर यहाँ लगाया गया है, ये सबसे बड़ा जुर्म है। और अगर ये जुर्म नहीं है तो फिर ये मान लेना चाहिए कि इस मुल्क में मोदी जी की हुकूमत नहीं है, हिटलर की हुकूमत चल रही है। जहाँ जो हिटलर चाहेगा, हिटलर के आदमी चाहेंगे वो होगा। अगर ये नहीं है, अगर यह ईमानदारी है, तो अगर मेरी बेटियों के खिलाफ FIR हो रही है, तो फिर गृह मंत्री के खिलाफ भी इसी लखनऊ में FIR करने के बाद ये साबित कर देना चाहिए कि हिंदुस्तान राम का मुल्क है, यहाँ इंसाफ बराबर से किया जाता है। शहरियत कानून और NPR के खिलाफ आज पटना के बोरिंग रोड चौराहे से साइकिल मार्च निकाला गया। लोकतांत्रिक जन के बैनर तले निकाले गए मार्च में बड़ी तादाद में खवातीन शरीक हुई। इस एहतजाजों के मुताबिक CAA और NPR गरीब मुखालिफ कानून है और आइन के खिलाफ है। हमारे नुमाइंदे रवि नारायण ने जायजा लिया। CAA और NPR के विरोध में पटना में साइकिल मार्च निकली है और ये आप नज़ारा देख रहे हैं पटना के यहाँ पे हाई कोर्ट के गोलंबर से और बोरिंग रोड चौराहे से निकल करके ये साइकिल यात्रा जो है, जिसमें बड़े संख्या में जो लोग हैं वो शामिल हैं और ये साइकिल यात्रा के जरिए जो है वो एक संदेश देने की कोशिश है, जिसमें NPR और CAA का विरोध किया गया है। यहाँ जो लोग शामिल हैं, हम लोग CAA और NRC का विरोध कर रहे हैं। ये जो नरेंद्र मोदी का जो नियम लागू कर रहे हैं पूरे भारत देश में, एक गरीब विरोधी एक्ट है, कानून है, इसको हम लोग नहीं चलने देंगे। NPR का विरोध किस लिए हो रहा है? कि ये गरीब विरोधी है और समाज विरोधी है, समाज को बांटने का काम करता है, इसलिए हमको इसको एक्सेप्ट रिजेक्ट करते हैं। सरकार कह रही है कि CAA से किसी को कोई दिक्कत, यही बात कह रही है तो लिखित में हमको दे दे। लिखित में हमको क्यों नहीं देती है? सारा काम लिखित में करती है और ये काम लिखित में करने में डरती है, झूठ बोलते हैं। कानून जब आया है तो वो लिखित ही है। लिखित कहाँ है? लेकिन प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, अमित शाह कुछ बोलते हैं, दोनों दो बात बोलते हैं एक ही दिन में, कैसे चलेगा? ये विरोध है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो निकले हैं बड़े संख्या में और ये सीधा विरोध कर रहे हैं CAA और NPR का। ये पटना से निकलने वाली ये जो साइकिल यात्रा है, तो सारे लोग देखिए गले में बैनर लगा करके मोटरसाइकिल से, और ये सीधा विरोध कर रहे हैं CAA और NPR का। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ। मगरबी बंगाल में भी शहरियत कानून और NRC के खिलाफ एहतजाज जारी है। खासकर कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में खवातीन की एक बड़ी तादाद जमा है जो CAA और NRC के खिलाफ एहतजाज कर रही हैं। इन खवातीन ने अपने हाथों पर मेहंदी से नो CAA और नो NRC भी लिखवा कर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। और NRC के खिलाफ कोलकाता में एहतजाज जारी है। कोलकाता के पार्क सर्कस मैदान में खवातीन धरने पे बैठी हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ खवातीन की एक बड़ी तादाद है जो यहाँ मौजूद होती है और इसके अलावा कोलकाता के मुख्तलिफ इलाकों से रैली की शक्ल में खवातीन का वफ्द जो है वो ये पार्क सर्कस मैदान में बैठता है। साथ ही साथ शुमाली बंगाल में भी खवातीन का एहतजाज शुरू हुआ है। पहला मौका है जब शुमाली बंगाल के इस्लामपुर में खवातीन इसी तरह पार्क सर्कस और शाहीन बाग के तर्ज पर धरने पर बैठी। आप देख सकते हैं, हम कैमरामैन को कहेंगे कि वो ये तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह खवातीन का एक ग्रुप जो है वो रैली की शक्ल में मुख्तलिफ इलाकों से रैलियाँ लेकर जो है वो पार्क सर्कस मैदान पहुंच रहे हैं। ये जो खवातीन का धरना है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि कल 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में NRC और CAA को लेकर जो क्या कुछ राय आती है, उसके बाद जो है वो यहाँ की खवातीन फैसला करेंगी कि वो अपने धरने को कंटिन्यू रखेंगी या नहीं रखेंगी। देख सकती हैं कि खवातीन की एक काफ़ी भीड़ है जो पार्क सर्कस मैदान में जमा होती है। अपने अपने तर्ज पर खवातीन यहाँ एहतजाज करती हैं। कोई मेहंदी लगाकर आप देखें कि नो NRC और नो CAA लिख रहे हैं और साथ ही साथ मुख्तलिफ एहतजाज मुख्तलिफ तरीक़ों से यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। ड्राइंग बनाए जाते हैं, नो NRC नो CAA का नारा लगाया जाता है। तो खवातीन मुख्तलिफ इलाकों से खवातीन यहाँ पहुँचती हैं। हम कुछ खवातीन से भी बात करेंगे। तो हाथों में मेहंदी लगाकर आपने नो CAA नो NRC? जी जी जी, कल परसों दिन तो हुआ ना। क्यों बैठी हैं यहाँ पे? NRC के लिए, हम लोग का वो चीज़ हम लोग का जो हटाने के लिए, हम लोग को जो परेशानी हो रहा है, इस सब चीज़ के लिए NRC हम लोग को नहीं चाहिए। क्या परेशानी क्या हो रही है?
परेशानी ये हो रहा है जो हम लोग का बाप दादा का कागज मांग रहा है, ये मांग रहा, वो मांग रहा, हम लोग डॉक्यूमेंट इतना कहाँ से हम लोग लाएंगे? कहाँ से लाएंगे हम लोग? अगर हम लोग लाएंगे भी तो हम लोग दिखाएंगे नहीं, रहेगा भी तो हम लोग नहीं दिखाएंगे। काफी दिनों से यहाँ बैठी हैं, आज 15 दिन। परेशानी हो रही है घर बार छोड़ के? हाँ, परेशानी तो हो रही है, घर बार बाल बच्चा सभी को छोड़ के आ रहे हैं, सब कुछ करके आ रहे हैं यहाँ पर ही। कुछ तो अल्लाह देखे क्या करता है। सोचा था कि इस तरह आप लोग भी आंदोलन करने? नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था। हम लोग ऐसा माने जिस तरह से रह रहे थे तो हम लोग कभी सोचे ही नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन अब ऐसा हो रहा है। तब हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग जिस तरह से फैसिलिटी में रह रहे थे वही फैसिलिटी में हम लोग को रहने का चाहिए। और ये एनआरसी है क्या क्या ये सबको हटा। आप लोगों के अंदर हिम्मत आई है कि आप लोग भी कुछ कर सकते? पूरी हिम्मत है। खवातीन का एहतजाज जारी है और खवातीन ने अपना एहतजाज जारी रखने का फैसला किया है। अब देख सकते हैं कि किस तरह खवातीन मुख्तलिफ इलाकों से पाक सर्कस मैदान में जमा हो रही हैं, इस उम्मीद पर कि उनकी बेचैनियों को, उनकी परेशानियों को मरकजी हुकूमत दूर करेगी। कैमरामैन ज्योतिमय के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर ताहिरा शेख रशीद ने शहरियत तरमीम एक्ट एनआरसी एनपीआर के खिलाफ खुसूसी माहाना जनरल बोर्ड मीटिंग तलब की थी। इस मीटिंग में मुत्तहदा महाज बनाम जनता दल सेकुलर, एमआईएम, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कारपोरेटरों ने खूब हंगामा राय की। एनआरसी, सीए और एनपीआर के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। इस मीटिंग से शिवसेना और बीजेपी ने वॉकआउट किया। मालेगांव म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर ताहिरा शेख रशीद ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ खुसूसी माहाना जनरल बोर्ड की मीटिंग तलब की थी। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह मालेगांव शहर में भी एनआरसी, सीएए के खिलाफ धरने का सिलसिला जारी है। अवाम मरकजी हुकूमत के इस फैसले से नाखुश है, इसलिए कॉरपोरेशन के हॉल से इन कानून के खिलाफ तजावीज़ पास करने के लिए मेयर ताहिरा शेख रशीद ने खुसूसी माहाना जनरल बोर्ड की मीटिंग तलब की थी। इस दौरान एनआरसी, सीएए और एनपीआर के खिलाफ तजवीज़ मंजूर कर दी गई। वहीं इस मीटिंग से शिवसेना और बीजेपी ने वॉकआउट किया। विशेष महासभा लेकर हमने आज एक ठहराव पास किया। हमें ये सीएए और एनआरसी ऐसे कानून की निश्चित का एक ठहराव पास किया। ये कानून हमें कतई मंजूर नहीं, ऐसा ठहराव करके हमने शासन को ऊपर भेज दिया। लेकिन एक चीज़ का दुख है कि ये पूरी तरह वाज़ेह नहीं हो पाया। ये एनआरसी के खिलाफ पास हुआ, हम इसके लिए खुश हैं, लेकिन पूरी तरह वाज़ेह नहीं हुआ, अधूरा रह गया। मुत्तहिदा महाज के कॉरपोरेटरों ने सर पर नो सीएए, नो एनआरसी जैसे नारे तहरीर किए हुए टोपियां पहनकर और हाथों में बैनर लेकर हॉल में दाखिल हुए। मीटिंग का आगाज होते ही इन कॉरपोरेटरों ने नारे लगाना शुरू कर दिया। हंगामा राय के दौरान मेयर ने कॉरपोरेटर्स को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। इनका मुतालबा था कि एनपीआर के इजाफी कॉलम के खिलाफ भी तजवीज़ पास हो। हम ये चाहते थे कि विरोध एनआरसी और सीएए के खिलाफ, हम ये मानते हैं कि हर जगह से विरोध होना चाहिए। वो रोड पर से भी हो, अगर कोई सरकारी जगह है वहाँ से भी हो, एक महासभा हॉल था वहाँ से भी विरोध दिखना चाहिए सरकार को कि ये मुल्क में मुसलसल विरोध हो रहा है। इस मकसद से ही महागठबंधन आघाड़ी और एमआईएम के जिम्मेदारान और सारे नगर सेवक एनआरसी के विरोध में कि ये शहर इस मुल्क में एनआरसी और सीएए कानून ना लगे, इसके लिए एहतजाज किए कि ये सेंस सेंट्रल गवर्नमेंट तक जाए। मीटिंग में बीजेपी लीडर सुनील आबा गायकवाड़ और डिप्टी मेयर नीलेश आहिरे ने अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह किया और मीटिंग से उन्होंने वॉकआउट किया। न्यूज़ 18 उर्दू, मालेगांव, महाराष्ट्र। जेडीयू में बीजेपी के साथ इत्तेहाद के सवाल पर एक बार फिर नाराजगी की आवाजें बुलंद होने लगी हैं। दिल्ली असेंबली चुनाव के लिए बीजेपी के साथ जेडीयू के इत्तेहाद पर पार्टी के अंदर सवाल उठाया जा रहा है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी पवन के वर्मा ने इस सिलसिले में वज़ीर आला नीतीश कुमार को खत लिखा है। पवन वर्मा ने इस पस मंज़र में बीजेपी के साथ इत्तेहाद पर एतराज़ जताया कि शहरियत कानून, एनपीआर और एनआरसी के मामले पर बीजेपी को मुल्कीर सतह पर एहतजाज और नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। नई दिल्ली असेंबली सीट से बीजेपी ने केजरीवाल के खिलाफ सुनील यादव को मैदान में उतारा है। सुनील यादव ने न्यूज़ 18 की नुमाइंदा रचना से खास बातचीत की। उन्होंने दावा किया कि
कि वो सीएम केजरीवाल को हराएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली बीजेपी के युवा मोर्चा चेहरे सुनील यादव को मैदान में उतारा है। सुनील यादव हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सुनील जी, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपको उतारा है, किस तरीके से देख रहे हैं इस मुकाबले को? पहले तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ कि आप सुबह आए थे, मैं आपको बाइट नहीं दे पाया क्योंकि मुझे मुकाबला किस तरीके से देख रहे हैं? मैं बताता हूँ कि जब कोई संगठन किसी पे भरोसा करता है तो हमें पहले अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना पड़ता है और उसके बाद यहाँ पे मुकाबला केजरीवाल जी इस विधानसभा के नहीं है। वो चैलेंज करके आए थे, उन्होंने गेम खेला था और गेम में वो शीला दीक्षित फंस गई उनके और वो यहाँ पे चैलेंज करके चले गए से मेरा मतलब है कि वो नई दिल्ली विधानसभा में नहीं रहते, वो सिविल लाइन में रहते हैं। और यहाँ का चाहे बीके दत्त कॉलोनी में आप खड़ी हैं, यहाँ के आदमी को जाने के लिए 200 रुपए चाहिए और साथ में उनका अपॉइंटमेंट चाहिए अगर वो मिलेंगे तो। इसलिए केजरीवाल वर्सेस एक लोकल यहाँ पे चुनाव है। मैं यहीं पे रहता हूँ, मेरा घर यहाँ पे है, यहीं कॉलोनी में घूमता हूँ। आपने कहा कि केजरीवाल वर्सेस लोकल के मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे, और क्या खास मुद्दे आपके रहेंगे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ? केजरीवाल ने मुद्दे इतने सारे दे रखे हैं युवाओं को, चाहे वाईफाई का मुद्दा ले लो, चाहे सीसीटीवी कैमरे का ले लो। हमें तो सबसे ज्यादा ठगा केजरीवाल जी ने। 500 स्कूल का वादा करा, 20 कॉलेज का वादा करा, साफ पानी का वादा करा, फ्री पानी का वादा करा, गंदा पानी दे रहे हैं, प्रदूषित हवा दे रहे हैं। केजरीवाल एक गारंटी कार्ड भी लेकर आए। किस चीज की गारंटी? पिछली बार 70 वादे करे थे, वो इतनी बड़ी गारंटी थी, उसके भुलावे में तो पूरी दिल्ली आ गई। नई दिल्ली विधानसभा ने उन्हें जो प्यार दिया था वो उनको उस ठगे महसूस करते हैं यहाँ के लोग, ना इनसे मिल पाते हैं, ना उनके पास पहुंच पाते। चलो केजरीवाल जी ने बिजली मुफ्त करी, मैं मान लेता हूँ, ये नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी, यहाँ पे 10 कैंप है छोटे से बड़े मिला के। अगर उनकी बिजली माफ होगी तो मैं चुनाव छोड़ दूंगा। आप जाके सर्वे कर लो, कोई 10,000, कोई 20,000, कोई 25,000। नई दिल्ली सीट को लेकर जो देरी हुई, बीजेपी ने देरी से लिस्ट जारी की, तो अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी ने कई सवाल खड़े किए। जब आपका नाम सामने आया तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात सामने आई कि सुनील यादव को बलि का बकरा बनाया बीजेपी ने। जब केजरीवाल शीला दीक्षित से लड़ने आया था तो बलि का बकरा बनने आया था क्या? तुक्के में जीत गया था वो? उसने भी चैलेंज किया था, मैंने पार्टी को चैलेंज किया था, मैंने पार्टी को चैलेंज किया था कि मुझे केजरीवाल के सामने लड़ाओ, मैं उसे हराऊंगा। अगर नहीं हराया तो जिंदगी भर टिकट नहीं मांगूंगा पार्टी की। आपने चैलेंज किया, अब ये चैलेंज आपको टिकट मिल गया, किस तरीके से देख रहे हैं आगे और चुनाव के लिए क्या रणनीति रहेगी जीत के लिए? मेरी सीधी सी बात है, मैं इतना बड़ा नेता नहीं, इतना बड़ा झूठा नहीं हूँ जितना बड़े केजरीवाल है। मैं तो इन लोगों के बीच में रहता हूँ, इन लोगों की जो समस्या है, परेशानी, उन्हीं से जूझता रहता हूँ दिन भर। इनके साई संध्या होती है, जागरण होते हैं, गढ़ों में मतलब सफेदी करनी पड़ती है, लोगों के पास जाना पड़ता है। पानी की समस्या है तो इनके बीच में रहकर हम उनकी समस्याओं से लड़के ये मुझे अपने आप जिता दें। आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार सुनील यादव, जिनका कहना है कि केजरीवाल के खिलाफ उनके लोकल मुद्दे बड़ा मुद्दा रहने वाला है और निश्चित तौर पर दिल्ली में कमल खिलेगा। और कांग्रेस लीडर संदीप दीक्षित का कहना है कि हमने 15 साल में दिल्ली की बहुत तरक्की की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की सरकार सब्सिडी पर टिकी है। और संदीप दीक्षित से बात की हमारे नुमाइंदा रंजीता ने। चुनाव पर कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संदीप दीक्षित है। सर, लगभग सभी सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। किस तरह से आप देख रहे हैं उम्मीदवारों को? जीत की कितनी उम्मीद आपको लगती है? नहीं, देखिए, ऐसा है, अच्छा लड़ेंगे। और हम लोगों का जो कांग्रेस पार्टी का कैंपेन है वो सीधे सीधे इस बात को दर्शाता है, आपने वीडियो भी देखा होगा, कि किस तरीके से बेहतरीन विकास और बेहतरीन लोगों को सेवाएं हमने 15 साल दी। वो एक बहुत बड़ा झूठ का ढकोसला जिसके सिरमौर केजरीवाल थे, उन्होंने चलाया, उसमें भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये सब लोग जूझे हुए थे। लोगों को पता चला है, क्योंकि इस समय जैसे जो सरकार है केजरीवाल की, ये तो केवल इनकी सब्सिडी पर टिकी हुई है, चीज़ों को सस्ता करके अपने खजाना लुटा के देने में, उसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया है। और कांग्रेस का ये वायदा है कि जो आप लोगों को सब्सिडीज़ मिली हैं उनको बरकरार रखते हुए हम उससे भी बेहतर सुविधाएँ देंगे। और न केवल वो, जिस तरीके से विकास की डोर बिल्कुल टूट गई है,
पिछले 5-6 साल में, और नाटक ही केवल करती रही यहाँ की सरकार। उस नाटक से हटके हम बेहतर प्रशासन और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली को देंगे, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे बसों की बात हो, चाहे मोनो रेल की बात हो, सड़कों की बात हो, फ्लाईओवर की बात हो, नए अस्पतालों की बात हो, नए स्कूलों की बात हो। क्योंकि सिसोदिया से जब आरटीआई में पूछा था तो खुद सिसोदिया ने अपने आरटीआई में कहा कि मैंने एक भी नया स्कूल नहीं खुलवाया, तो उसके अपने झूठ उसकी आरटीआई में पता चल गए। इन सब में जो रुका हुआ विकास है वो हमें करना है, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, इस समय दिल्ली केवल इसलिए चल रही है क्योंकि 15 साल शीला जी ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, और वो 3-4-5 साल तो और चलेगी। लेकिन आज जो सरकार का सारा काम रुक गया है क्योंकि खजाना केवल लुटाया जा रहा है, कुछ आम आदमी पार्टी के जेब में जा रहा है, कुछ लोगों को एक तरीके से मन लुभावने सब्सिडीज देके किया जा रहा है। तो हम लोग अगर आकर उन सब्सिडी को बरकरार करते हुए बेहतर प्रशासन नहीं देंगे तो अगले 4-5 साल बाद दिल्ली रहने लायक नहीं रह जाएगी। आप प्रदूषण में देख लीजिए, कुछ भी ये लोग झूठा इश्तहार दें, प्रदूषण लाने में सबसे ज़्यादा जिम्मेवार कोई है तो आम आदमी पार्टी है। भाई मैं आपसे पूछता हूँ ना, 2013 में जब शीला जी को हराया गया था तब किसी ने पराली सुनी थी? तब आपने सुना था कभी कि किसानों के कारण धुआं हो रहा है? हमने तो तब नहीं सुनी थी कितना बुरा हाल है। अचानक जो है पिछले 4-5 साल में हिंदुस्तान भर का किसान जो है पापी बन गया। उसके पहले पापी नहीं था, उसके पहले प्रदूषण का यह हाल नहीं था। आज आप देखो हर जगह कहीं भी आप चले जाओ आपको ट्रैफिक जाम मिलता है, और बहाना होता है कि कभी इसके कारण कभी उसके कारण। कहीं आप जाके देख लो, जो रास्ते हम लोग 20 मिनट में कवर कर देते थे उसमें एक सवा घंटा लग रहा है। तो ये जो चरमराती हुई अर्थव्यवस्था है, ये अगले अगर 2-4-5 साल में ठीक सरकार नहीं आई तो बेंगलोर से और बंबई से बुरा हाल हो जाएगा दिल्ली का। नड्डा जो है, जेपी नड्डा, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के बनाए गए हैं। अब उनकी पहली चुनौती दिल्ली विधानसभा चुनाव ही रहेगी। भाई वो तो पहली चुनौती में ही मुंह के बल गिरेंगे बेचारे। मैं उनको खैर उनको शुभकामनाएं देता हूं, एक पार्टी के अध्यक्ष बने, उसमें मुझे वो तो पार्टी का निर्णय है। लेकिन नड्डा जी की शुरुआत ही गलत होगी, और मुझे सीधा पता है कि अमित शाह को पता चल गया था कि दिल्ली में क्या हाल होने वाला, इसलिए फौरी तौर पर जल्दी से उन्होंने करके नया अध्यक्ष बनाया है कि दिल्ली का जो ठीकरा है वो नए अध्यक्ष पे फूटे। उसके बाद बिहार है, बिहार ये लोग हारने वाले हैं। और जो हम लोगों को खबरें आ रही हैं, मैं भी गुजरात होकर आया हूं और प्रदेशों में होकर आया हूं, सिरे से एक के बाद एक ये लोग राज्य सरकारों में परास्त होते चले जाएंगे। धन्यवाद। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। नई दिल्ली में मौजूद वाल्मीकि मंदिर की अपनी अलग पहचान है। नई दिल्ली में चुनाव का माहौल है और उम्मीदवार अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले यहां आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। कल अरविंद केजरीवाल ने यहां हाजिरी दी थी। आज कांग्रेस के नई दिल्ली असेंबली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार रमेश सब्रवाल ने भी पर्चा नामजदगी दाखिल करने से पहले यहां दर्शन किए। नई दिल्ली में वाल्मीकि समाज की एक बड़ी आबादी रहती है और ऐसे में वाल्मीकि समाज के लोगों को जोड़ने के लिए सियासी पार्टियां लगातार ये कोशिश करती रहती हैं। मैं नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि ठीक मेरे पीछे नई दिल्ली विधानसभा का वाल्मीकि मंदिर है। ये वाल्मीकि मंदिर यहाँ पर इस पूरे इलाके पे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये पूरा समाज वाल्मीकि समाज है और कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये समाज भी मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभाता है। आप देख सकते हैं कि वाल्मीकि समाज के सदगुरु यहाँ पे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं इस नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में भारी मात्रा में वाल्मीकि समुदाय के लोग रहते हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता इस बार इस चुनाव में इनका जो मतदान है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बता दूं कि नई दिल्ली विधानसभा सीट पर नामांकन भरने के लिए कल अरविंद केजरीवाल इसी मंदिर में आए थे और इसी मंदिर के चौखट पर कदम रखकर उन्होंने आशीर्वाद लिया और वाल्मीकि समाज के एक बड़े उम्मीदवार के रूप में अपने आप को यहाँ पर साबित किया, क्योंकि यहाँ पे आना और आशीर्वाद लेकर यहाँ से जाना। और लगातार आज कांग्रेस के प्रत्याशी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, रमेश सब्रवाल, वो भी यहाँ आशीर्वाद लेने आए। देखना ये है कि वाल्मीकि समाज का आशीर्वाद किसको मिलता है, जो कि 11 फरवरी को परिणाम आने वाले हैं और दिल्ली की जनता जनार्दन किसको चुनती है, काफ़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प रहेगा वो नज़ारा जब परिणाम के रूप में दिल्ली की जनता एक सरकार चुनेगी। कैमरा पर्सन वैभव के साथ मैं रवि कुमार मिश्रा, न्यूज़ 18 नई दिल्ली। कौलदार किसानों को 15 साल तक वजीफे की रकम को 5,000 रुपए कर देने पर किसानों को 1,000 मुरब्बा गज रिहायश प्लॉट दिए जाने और 200 मुरब्बा गज तिजारती प्लॉट दिए जाने के ऐलान का खैर मकदम किया गया। YSRCP कारकुनों ने
वजीर आला जगन मोहन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। पार्टी कारकुनों ने वजीर आला के तस्वीर के साथ सड़क के दोनों जानिब इंसानी जंजीर बनाकर शुक्रिया अदा किया। वाज़ेह की रियासती हुकूमत ने अमरावती के किसानों के लिए मुख्तलिफ तरगीबात का ऐलान किया है। आंध्र प्रदेश कानून साज काउंसिल में 3 दारुल-हुकूमत के बिल पर मुबाहस जारी हैं। वज़ीर फाइनेंस बी राजेंद्र नाथ रेड्डी ने 3 दारुल-हुकूमत का बिल पेश किया। अपोजिशन लीडर तेलुगु देशम ने रूल 71 मोशन के तहत नोटिस जारी किया है। अपोजिशन का कहना है कि बिल को पेश करने से काबिल मोशन के तहत दी गई नोटिस पर बहस होनी चाहिए थी। वाज़ेह रहे कि 3 दारुल-हुकूमत के बिल को कल असेंबली में पास कर लिया गया है। अब सिर्फ कानून साज काउंसिल में पास होना है। काउंसिल में अपोजिशन तेलुगु देशम अक्सरियत में है। काउंसिल में तेलुगु देशम के 34, YCP के 9, PDF के 6, आज़ाद अरकान की तादाद 3, BJP के 2, कांग्रेस का 1 और 3 खाली सीटें हैं। और तेलुगु देशम पार्टी को एक और धक्का लगा है। तेलुगु देशम के रुकन कानून साज काउंसिल डी मानिक्यवर प्रसाद ने पार्टी और MLC के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। वर प्रसाद ने सदर तेलुगु देशम एन चंद्रबाबू नायडू को मकतूब रवाना किया। उन्होंने इस्तीफे की वजह नहीं बताई। उन्होंने इस इस्तीफे में कहा कि मुस्तकबिल में वो इंतखाबात में रास्त मुकाबला नहीं करेंगे। उनके इस्तीफे ने तेलुगु देशम की क़यादत को चौंका दिया। उन्होंने काउंसिल के इजलास में शिरकत नहीं की। वाज़ेह के डी मानिक्यवर प्रसाद ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर तेलुगु देशम में शमूलियत इख्तियार की थी। तेलुगु देशम ने गुज़श्ता इंतखाबात में उन्हें प्रतिपाडु हल्के से टिकट दिया था। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। आदाब।